गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, जिसका पार्ट फर्स्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम यहाँ क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज के जो है पार्ट फर्स्ट के आगे का जो पार्ट है पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर पार्ट फर्स्ट में हमने जो है जीन विनिमय संलग्नता यानी क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज के संबंध में हमने क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा को समझा। साथ ही हमने मेन कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय के प्रमुख लक्षण भी समझे थे। साथ ही जीन विनिमय के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर में हमने जो है क्लासिकल थ्योरी और प्लेन थ्योरी, जिसको चिरसम्मत सिद्धांत अथवा द्वितल सिद्धांत कहते हैं, इसके बारे में समझा था। साथ ही हमने कियाज्मा अप्ररूप सिद्धांत अथवा एकतल सिद्धांत के बारे में भी चर्चा की थी। साथ ही प्रथम टूटने का सिद्धांत और प्रथम संपर्क का सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया था। और अंतिम रूप से हमने तनाव या टोर्जन का सिद्धांत भी समझ लिया था। अब इसके आगे की बात हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है जीन विनिमय के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय को कियाज्मा बनने की संख्या के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार का माना जाता है। पहला, एकल जीन विनिमय सिंगल क्रॉसिंग ओवर। दूसरा, द्विगुणित जीन विनिमय डबल क्रॉसिंग ओवर। तीसरा, बहुगुणित जीन विनिमय मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। पहला एकल जीन विनिमय, देखिए सिंगल क्रॉसिंग ओवर, इस प्रकार के जीन विनिमय में मात्र एक ही कियाज्मा बनता है तथा प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड ही जीन विनिमय में भाग लेता है। देखिए, सिंगल क्रॉसिंग ओवर एकल जीन विनिमय आप देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि समजात गुणसूत्रों के जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ही जीन विनिमय में भाग लेते हैं, अर्थात समजात गुणसूत्र के जो जोड़ा है उसके एक एक क्रोमेटिड ही भाग ले रहा है जीन विनिमय के अंदर। जबकि दूसरा हम समझते हैं द्विगुणित जीन विनिमय डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर में सामान्यतः 2 कियाज्मेटा का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत कियाज्मेटा समान अथवा असमान दोनों प्रकार के अर्ध गुणसूत्रों में बन जाते हैं। इस प्रकार में समजात गुणसूत्रों के 2 या 3 अथवा चारों ही अर्ध गुणसूत्र आपस में भाग ले सकते हैं जीन विनिमय में। इनके आधार पर इन्हें द्विलड़ी का द्विक या 3 लड़ी का द्विक या 4 लड़ी का द्विक विनिमय कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं चित्र में द्विलड़ीय द्विगुणित जीन विनिमय में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है एक से अधिक जो है गुणसूत्र जीन विनिमय, गुणसूत्र के एक से अधिक क्रोमेटिड जीन विनिमय में भाग ले रहे हैं। अब अगला देखिए, बहुगुणित जीन विनिमय मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। इसके अंतर्गत 2 से अधिक कियाज्मेटा बनते हैं। बहुगुणित जीन विनिमय बहुत ही कम बिरले मिलते हैं। इसका कारण यह होता है कि इस दौरान जीन विनिमय में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, त्रिलड़ीय द्विगुणित जीन विनिमय आपके सामने दिखाया गया है। साथ ही चतुर्लड़ीय द्विगुणन जीन विनिमय भी आपके सामने दर्शाया गया है। जननिक अथवा अर्धसूत्रीय जीन विनिमय मियोटिक क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात करें, सामान्यतः जीन विनिमय जननांगों की जनन कोशिकाओं तक ही सीमित रहता है तथा युग्मक जनन के समय ही ये गैमेटोजेनेसिस के समय ही ये संपन्न होता है। इस प्रकार के जीन विनिमय को हम जननिक जीन विनिमय या मियोटिक क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। दूसरा, कायिक अथवा सूत्रीय जीन विनिमय सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर। कायिक जीन विनिमय को सर्वप्रथम ड्रोसोफिला फल मक्खी में स्टर्न ने तथा मक्का में जोन्स नामक वैज्ञानिकों ने देखा था। जीन विनिमय वाले उत्तक के धब्बे कायिक कोशिकाओं के मध्य उत्पन्न होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये स्थान मोज़ेक जैसे दिखते हैं। इस प्रकार के मोज़ेक स्थान चिड़ियों तथा स्तनपायी जीवों में भी ज्ञात किए गए हैं। उसके बाद में है जीन विनिमय एवं संलग्नता मानचित्र, मैप ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। संलग्नता एवं जीन विनिमय के गुण का
प्रयोग करते हुए संलग्नता मानचित्र बनाए जाते हैं जिनका आनुवांशिकी की दृष्टि से महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पुनः संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन आवृत्तियाँ प्रश्नगत जिन्स के मध्य की दूरियों की समानुपाती होती है। फलतः इन मानों को संलग्नता मानचित्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक त्रिबिंदु परीक्षणार्थ संकरण से मात्र इन जिन्स के मध्य की दूरियां ज्ञात नहीं होती है, किंतु इन जिन्स के उस रैखिक क्रम का भी पता चलता है जिस क्रमानुसार वे गुणसूत्र पर व्यवस्थित रहते हैं। व्यतिकरण यानी बाधा अथवा संपात, इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस की बात करें, एक क्षेत्र में होने वाले जीन विनिमय द्वारा पास के क्षेत्रों में होने वाले जीन विनिमयों में व्यतिकरण या इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है, यानी कि बाधा पहुंचती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में डिग्री के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकती हैं। द्विविनिमय के अपेक्षित मान के समतुल्य होने पर कोई व्यतिकरण नहीं होता, किंतु द्विविनिमय के नहीं होने पर 100% व्यतिकरण होता है। इसी प्रकार द्विविनिमय आपेक्षिक मान के बराबर होने पर 100% संपात होता है, यानी कोइंसिडेंस होता है, और यदि द्विविनिमय नहीं हो तो संपात यानी कोइंसिडेंस भी शून्य हो जाता है। संपात गुणांक की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। पहला संपात गुणांक वास्तविक द्विविनिमयों का प्रतिशत मान बटा अपेक्षित द्विविनिमयों का प्रतिशत मान। यह भी ज्ञात किया गया है कि सामान्यतया पुष्पधारी पौधों में धनात्मक व्यतिकरण तथा जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेजीज व एस्परजिलस नामक कवक में ऋणात्मक व्यतिकरण देखने को मिलता है। इस प्रकारांत इन जीवों में जनन क्रिया का अलग विधि से संबंधित होना भी मानते हैं। जीन विनिमय की आवृत्ति प्रतिशतता, फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय की प्रतिशतता जो जीनों के मध्य दूरी के समानुपाती होती है। यदि दो जीनों के मध्य दूरी अधिक होती है तो विनिमय कियास्मेटा निर्माण के संयोग भी बढ़ जाते हैं। यदि दो संलग्न जीन अधिक पास पास होते हैं तो उनके मध्य कियास्मा बनने के अवसर भी कम हो जाते हैं, और दो जीनों की आवृत्ति प्रतिशतता उनके मध्य जीन विनिमय की संख्या पर निर्भर होती है। जीन विनिमय का कोशिका विज्ञानीय आधार देखिए, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय गुणसूत्र खंडों के वास्तविक विनिमय से सीधा संबंधित होता है। यह प्रदर्शित करने के लिए सी स्टर्न ने 1931 में फलमकी यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में और एच.एस. क्रेटन व बी. मैकलिंगटन ने मक्का में विशेष प्रयोग किए। इन प्रयोगों में गुणसूत्रों की आकारिकी उनके विपतनों के माध्यम से बदलकर जीन विनिमय को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था। इस प्रकार के विशिष्ट कोशिकीय प्रेक्षणों के फलस्वरूप यह प्रमाणित हो चुका है कि गुणसूत्र खंडों का ही विनिमय वास्तविक रूप से होता है, जो जीन विनिमय का कोशिका विज्ञानी आधार माना जाता है। समजात गुणसूत्रों का आकार बदल देने से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। विशिष्ट गुणों युक्त भिन्न आकृति के अर्ध गुणसूत्रों के द्वारा संतति निर्माण से गुणों में आने वाला परिवर्तन जो अर्ध गुणसूत्रों के खंडों के अदल बदल जाने से संभव होता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के कुंडलीकरण, टूटने तथा पुनः जुड़ जाने की घटना विनिमय का कोशिका विज्ञानीय आधार है। जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय की क्रिया भी अनेक कारकों से प्रभावित होती है। ये कारक प्रकृति में सामान्यतः जीन विनिमय को प्रभावित करते हैं। प्रयोगशालाओं में भी विभिन्न कारकों से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया गया है। प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला, तापक्रम, टेम्परेचर। अधिक तापक्रम जीन विनिमय की बारंबारता या आवृत्ति को बढ़ा देते हैं। दूसरा, एक्स किरणें भी तापक्रम के समान ही जीन विनिमय की आवृत्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। तीसरा, आयु, एज, काल अवधि, विशेषकर प्राणियों की वय या आयु जो जीन विनिमय को मूल रूप से प्रभावित करती है। मादा फलमक्खी की आयु बढ़ने के साथ साथ जीन विनिमय की बारंबारता कम होती देखी गई है। उत्परिवर्तन, कुछ जीनिक उत्परिवर्तन भी जीन विनिमय की बारंबारता को कम कर सकते हैं। गुणसूत्रों के विशिष्ट स्थान जैसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर एवं गुणसूत्रों के सिरे भी जीन विनिमय को प्रभावित करते हैं। जीन विनिमय गुणसूत्र बिंदुओं के पास तथा गुणसूत्रों के सिरों पर अपेक्षाकृत
कम होता है। प्रतिलोमन इन्वर्जन, गुणसूत्र खंडों का प्रतिलोमन भी जीन विनिमय की आवृत्ति को कम करता है। व्यतिकरण, एक बिंदु पर कियाज्मा बनने से उसके आसपास के स्थानों पर जीन विनिमय की संभावना कम हो जाती है, जो व्यतिकरण के नाम से जानी जाती है। जीन विनिमय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय जीवों में मिलने वाली एक सार्वत्रिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, जिसे विषाणुओं से लेकर मनुष्य जाति तक के जीवों में देखा व अध्ययन किया गया है। इसका महत्व इसके सभी जीवों में उपस्थित होने से ही स्पष्ट है, फिर भी निम्नलिखित कारणों से इसकी विशेष महत्ता प्रतिपादित की जा सकती है। पहला, जीन्स की रेखीय व्यवस्था का द्योतक। जीन विनिमय के अध्ययनों से गुणसूत्रों पर जीन्स की विशेष व्यवस्था जो रेखीय लंबाई में होती है का स्पष्ट रूप से पता लगता है। गुणसूत्रीय मानचित्र निर्माण में सहयोगी, जीन विनिमय की आवृत्तियों के अध्ययन से गुणसूत्रीय मानचित्र बनाने में सहयोग मिलता है। गुणसूत्रों के मानचित्र वर्तमान में शोध, चिकित्सा एवं आनुवंशिक को समझने में बहुउपयोगी प्रमाणित सिद्ध हुए हैं। तीसरा, पुनः संयोजन, रिकॉम्बिनेशन। संततियों में नए नए गुणों के संयोजनों की प्राप्ति जीन्स के संयोजनों पर ही निर्भर है, जो जीन विनिमय द्वारा ही संभव होती है। अगला है विभिन्नताएं, वेरिएशंस। जैव विकास के लिए कच्चे माल के रूप में ही विभिन्नताओं का महत्व है, सर्वज्ञात है, हम सब जानते हैं। जीन विनिमय द्वारा जेनिक या जीनिक विभिन्नताओं का प्रकटीकरण होता है। संलग्नता, लिंकेज। प्रत्येक जीव अनेक गुणों का गट्ठर होता है। प्रकृति ने कई गुणों को एक शरीर में संयोजित कर विभिन्न जीवों की रचना की है। प्रत्येक गुण का निर्धारण एक जोड़ी एलील्स यानी युग्म विकल्पी या जीन्स द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी में अनेक गुणों के लिए जो अनेक जीन्स होते हैं। चूँकि अधिकांश जीवों में विभिन्न गुणों की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या सीमित होती है, अतः एक गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी अथवा जीन्स की संख्या अधिक होती है। वर्तमान में एक गुणसूत्र पर अवस्थित सभी जीन्स एक दूसरे से संलग्न माने जाते हैं। आनुवांशिकता के समय एक ही गुणसूत्र के दो या दो से अधिक जीन्स के अनवरत यानी लगातार साथ साथ संयोजित बने रहने की प्रवृत्ति को या साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को ही संलग्नता कहा जाता है। यह प्रवृत्ति कई पीढ़ियों तक प्रदर्शित की जाती है। इस तथ्य को सर्वप्रथम टी.एच. मॉर्गन द्वारा 1911 में संलग्नता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया था, जब मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय के नियमांतर्गत दो या दो से अधिक कारकों के बारे में समेकन रूप से अध्ययन किया जाता है, तो अपवाद स्वरूप अनेक जीनों की वंशागति एक दूसरे के साथ साथ होती है और वे कभी स्वतंत्र अपव्यय नहीं करते। इस बात का पता बैटसन एवं पुनेट ने 1906 में लगाया था। जीन्स का स्वतंत्र अपव्यय गुणसूत्रों के स्वतंत्र अपव्यय का ही परिणाम होता है। प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े के मात्र एवं पितृ सदस्य अर्धसूत्री विभाजन के समय ही युग्मकों में बढ़ जाते हैं। संलग्नता के बारे में विस्तृत अनुसंधान अमेरिकी जीव वैज्ञानिक टी.एच. मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन द्वारा तथा उसके विद्यार्थियों द्वारा किया गया। इनके आरंभिक प्रयोग प्रमुखतः फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला पर ही आधारित रहे। मॉर्गन को विशिष्ट शोध हेतु औषध विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी सन 1933 में प्रदान किया गया था। फल मक्खी की संलग्नता को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा भलीभांति समझा जा सकता है। देखिए, फल मक्खी के शरीर का धूसर रंग जी, कैपिटल जी, शरीर के काले रंग स्मॉल जी पर तथा लंबे पंख कैपिटल एल, अवशेषी पंखों स्मॉल एल पर प्रभावी वंशागत लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यह दो लक्षण एक ही गुणसूत्र पर इनके जीन्स अवस्थित होने के कारण संलग्नता का गुण दर्शाते हैं। जब दूसर शरीर व लंबे पंख यानी कि कैपिटल जी, कैपिटल एल वाली फल मक्खी का जनकीय संकरण काले शरीर व अवशेषी पंख यानी कि स्मॉल जी, स्मॉल एल की फल मक्खी के साथ कराया जाता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी के परिणाम स्वरूप समस्त जो फल मक्खियाँ पैदा होती है वो दूसर शरीर व लंबे पंख यानी कैपिटल जी, कैपिटल एल, स्मॉल एल की प्राप्त होती है। इस प्रथम संतानीय पीढ़ी के नर संकर का संकरण द्विक अप्रभावी पितृ से जांच हेतु कराया जाता है, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में मात्र दो प्रकार की मक्खियाँ समान संख्या में प्राप्त होती है, 1:1 का अनुपात, जबकि 1:1:1:1:1 अनुपात अपेक्षित होता है। इसका कारण जीन कैपिटल जी का कैपिटल एल तथा जीन
स्मॉल जी का स्मॉल एल के साथ संलग्न होना है। इन प्रयोगों के आधार पर इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स को संलग्न जीन्स कहा जाता है एवं ये जीन्स एक साथ ही वंशागति का गुण प्रदर्शित करते हैं। जीन्स की यही प्रवृत्ति संलग्नता कही जाती है। पादपों में भी इसी प्रकार मक्का के रंगीन व भरे हुए बीज रंगहीन एवं सिकुड़े हुए बीजों पर प्रभावी गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके मध्य संतानोत्पत्ति कराने पर प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 में मात्र रंगीन व भरे हुए बीज प्राप्त होते हैं, किंतु इन संकर बीजों की मादा का द्विक अप्रभावी नर के साथ क्रॉस कराया जाता है तो 4 प्रकार के बीज निम्नानुसार अनुपातिक रूप से प्राप्त होते हैं। ये देखिए, दूसर शरीर और लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसको हमने जनक पीढ़ी के रूप में ले लिया। साथ ही इधर काला शरीर और अवशेषी पंख वाली फल मक्खी को भी हमने जनक पीढ़ी के रूप में लिया। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी के अंदर दूसर शरीर और लंबे पंख वाले ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी कि फल मक्खियाँ बनी। और जब इसका बैक क्रॉस करवाया हमने लंबे पंख दूसर शरीर और लंबे पंख वाले इस हाइब्रिड जो संकर F1 पीढ़ी का जो संकर है, इसका जब बैक क्रॉस यानी प्रक्षणार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस जब काले शरीर और अवशेषी पंख वाली जो इसका जो जनक था इसके साथ अप्रभावी जनक के साथ करवाया गया तो हम जो गैमेट्स बने वो गैमेट्स जो नर और मादा दोनों के मात्र 3 प्रकार के बनते हैं। और द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी की अगर स्थिति देखें तो दूसरा शरीर और लंबे पंख वाली फल मक्खियाँ 50% साथ काले शरीर और अवशेषी पंख वाली 50% बनती हैं। ये संलग्नता का बहुत अच्छा उदाहरण है। इधर देखिए, मक्के के अंदर भी रंगीन भरे हुए जो है बीज 48.2% तक और रंगहीन सिकुड़े हुए 48.2%, रंगीन सिकुड़े हुए 1.8% और रंगहीन भरे हुए 8%। उक्त प्रयोग प्रदर्शित करता है कि विशिष्ट संयोजनों की प्रतिशतता अधिक है, जबकि कुछ संयोजन बहुत कम प्रतिशत में प्राप्त हो रहे हैं। यह कम प्रतिशतता संलग्नता के कारण ही उत्पन्न होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संलग्नता अपूर्ण होती है, पूर्ण संलग्नता प्राप्त नहीं हो पाती है सामान्यतया। मनुष्यों में भी हीमोफीलिया की वर्णांतता एवं रक्त समूह की नाखूनों के अंकुरों के साथ संलग्नता प्रदर्शित की गई। मनुष्यों में भी हीमोफीलिया की वर्णांतता एवं रक्त समूहों की नाखूनों के अंकुरों के साथ संलग्नता प्रदर्शित की गई। संलग्नता से संबंधित 2 विशिष्ट परिणामों के आधार पर बैटसन एवं पुनेट ने 2 शब्द क्रमशः युग्मन एवं प्रतिकर्षण गढ़े और इनकी व्याख्या प्रस्तुत की। थैंक यू।